ठीक है, तो अब जो है वी गोना कंटिन्यू विथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे अपन अभी फिर से गियर शिफ्ट करने वाले हैं. सो इफ़ यू रिमेंबर कि ये चैप्टर में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यू नो कि तुम्हारा लेआउट क्या है. ओके ये ज़रूरी होता है. सो यू नीड टू नो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, का मतलब व्हाट वाज द पास्ट बेसिकली, और किस डायरेक्शन में जा रहे हो. सो इट विल एक्चुअली मेक सेंस. देखो दो चीज़ें हैं. Whether you get a question on this topic in the final exam, whether it is from exam standpoint of view, is it important or not, that is a different story. But क्योंकि केमिस्ट्री का ये बेसिक केमिस्ट्री में आ जाएगा बेसिकली, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ते हैं ये अप्लीकेबल है इन द नेक्स्ट क्लासेस. ओके जैसे फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट क्लासेस वी गोना टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, जो अपन किस तरह से फिल करते हैं. उसके पीछे रीज़न है कि हर एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से अपन फिल करके, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. और उसका जो रीज़न है वो अपने को इस चैप्टर में मिलता है. क्योंकि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एटम्स कैसे बनते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को इस चैप्टर में मिलती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली दैट, ये जितने भी आयनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज और ये सारी चीज़ें हैं, वो सबका आंसर्स अपने को जो है इस चैप्टर में मिलता है. सो होता क्या है कि अगर तुम ये चैप्टर अच्छे से करोगे तो इसके बाद में जो अपन चैप्टर देखते हैं विच इज़ पीरियोडिक टेबल, जो तुम्हारा 10th में भी हुआ है बेसिकली. पीरियोडिक टेबल बराबर है ना, 10th में पीरियोडिक टेबल हो चुका है, लेकिन अपन उसका जस्ट एक नेक्स्ट लेवल देखते हैं. तो वो चैप्टर में तुमको बहुत ज़्यादा आसानी जाएगी, जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आसानी से तुमको समझ में आएंगे. दूसरी चीज़ होती है उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग ये तुमको और भी आसान लगेगा अगर तुमको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा. मेरे लिए ये बहुत आसान हो जाता है समझाना. अगर तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से आया है तो केमिकल बॉन्डिंग तुमको आसानी से समझ में आएगा. केमिकल बॉन्डिंग आसानी से समझ में आया तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आएगा, याद करना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, काफ़ी बार ये बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दैट इज़ अ मग्गू सब्जेक्ट, मतलब पूरा रट्टा मारना पड़ता है. ओके एंड दैट्स ऑल्सो व्हाट आई यूज्ड टू थिंक इन बिफोर, राइट, कि मैं सोचता था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, उसको सिर्फ याद करना पड़ता है. ऐसा नहीं है, याद नहीं करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कुछ चीज़ें, बट यू डोंट नीड टू मेमोराइज. अगर तुमको कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो उसी कॉन्सेप्ट के भरोसे तुम काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो बेस्ड अपॉन दोज कॉन्सेप्ट्स इटसेल्फ. और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो यही से इमर्ज होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से. ओके सो ये आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. ये नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग. ओके नॉट जस्ट बिकॉज आई वुड लाइक टू टीच एटॉमिक स्ट्रक्चर टू एनीबडी, किसी को भी बताना चाहता हूँ मैं. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक. किसी से भी मैं इस चैप्टर के बारे में बात कर सकता हूँ बिकॉज आई लाइक इट दैट मच. ओके इट इज़ इंटरेस्टिंग. इट डजेंट मैटर इफ इट इज़ इन द एग्जाम और नॉट. ओके बिकॉज इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ दैट इंटरेस्टिंग. सो लेट्स मूव ऑन. सो अभी तक अपन ने क्या देखा, रिमेंबर हमने क्या देखा अभी तक. वी सॉ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. डाल्टन्स की थियरी देखी, जे थॉम्सन देखा, उसके बाद रुदरफोर्ड का स्ट्रक्चर देखा, एंड देन वी मूव ऑन टू लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. वो सारे इक्वेशंस देखे. वी सॉ कि किस तरह से लाइट को डुअल नेचर में कैटेगराइज किया गया है. लाइट इज़ अ वेव एज वेल एज इट इज़ अ मैटर, ये भी अपन ने देखा. ठीक है ना. वी ऑल्सो सॉ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये चीज़ पता चली थी अपने को कि लाइट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कल, जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, एंड दीज आर बेसिकली स्मॉल पार्टिकल्स. सो लाइट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. ओके उसके बाद हमने बोर थियरी देखी. बोर थियरी से काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने सीखी. बोर ने जो एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया, बोर ने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, बोर ने जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस उसके बारे में बताया. ये सारे इक्वेशंस अपने बोर के देखे हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो थी क्वांटाइजेशन की. रिमेंबर बोर ने सबसे एक जो इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट जो बोला था वो ये बोला था कि सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू NH/2π. Do you guys remember that? Angular momentum of electron is equal to integral multiple of h/2π. Isn't it?
ये एक पॉस्टुलेट था. दिस इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि अगर ऑर्बिट्स सारे पॉसिबल नहीं है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ही पॉसिबल है, इसका मतलब एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही पॉसिबल है. इसका मतलब एनर्जी इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड. ओके, एनर्जी इटसेल्फ इज क्वांटाइज्ड. तो इसका मतलब हम बेसिकली रही क्वांटम वर्ल्ड में, वी आर लिविंग इन द क्वांटम वर्ल्ड. ओके, वी कैनॉट हैव अ कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, वी कैन ओनली एब्जॉर्ब स्पेसिफिक स्ट्रीम्स ऑफ एनर्जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, ठीक है ना, मार्केट में जाना है, और मान लो कि सबसे लोएस्ट जो तुम्हारा डिनोमिनेशन है, सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन जो है वो है मान लो 50 पैसा, ठीक है ना. अभी वो भी बंद हो गया, अभी 1 रुपया बेसिकली हैज़ बिकेम द लोएस्ट डिनोमिनेशन, इजंट इट. तो लेट्स से कि 1 रुपी इज़ द लोएस्ट डिनोमिनेशन, ठीक है. अब कोई तुमको बोलेगा 12.5 रुपये, उसके पास तो 50 पैसे है नहीं, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू गिव हिम 12.5 रुपये? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. आप उसको 11 दे सकते हो, 12 दे सकते हो, 13 दे सकते हो, लेकिन 12.5 या कोई भी फ्रैक्शन में तुम उसको पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि लोएस्ट डिनोमिनेशन क्या है? 1 रुपीज़, इजंट इट. सेम थिंग, तुम एनर्जी जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं ले सकते. एक छोटा पैकेट है फोटोन, उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, और उसी के मल्टीपल में तुम या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसी के मल्टीपल में या तो एनर्जी तुम इमिट कर सकते हो. कंटिन्यूस नहीं है, फ्रैक्शंस में नहीं है. ओके, यू आर इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. इज दिस क्लियर? ओके, सो मूव ऑन. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट. अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज इवन मोर सरप्राइजिंग. ठीक है, बोर थियरी तो हो गई. ओके, हमने देखा कि बोर थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बोर थियरी का? कि इट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. इसमें 4 स्पेसिस अपन ने देखे और उसी को तुम लगा सकते हो, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी है, ऑलराइट, वो उसी को लगा. इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कोई ऑब्जर्वेशन है, ओके, इफ देर इज़ एन ऑब्जर्वेशन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सम मैटर, अगर वो मैटर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस अगर नहीं है तो तुम बोर थियरी या बोर इक्वेशंस उसको अप्लाई नहीं कर सकते. बट इट गेव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इसके पहले अपने को मालूम नहीं था. एंड दैट इज द रीजन व्हाई बोर एक्चुअली गॉट अ नोबेल प्राइज एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ 20th सेंचुरी अलॉन्ग विथ आइंस्टाइन. ठीक है ना, आइंस्टाइन, बोर, ये सारे मतलब दीज आर लाइक जीनियसेस, लिटरली दे आर जीनियसेस. ओके, इसमें कोई मतलब कोई डिबेट करने वाली बात ही नहीं है. बट वॉट हैपन्ड इज दैट वॉज द लिमिटेशन ऑफ बोर थियरी. नॉट ओनली दैट, फिर देर इज दिस स्टार्क इफेक्ट, जिमेन इफेक्ट, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. ये भी तुम बोर के थियरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों होता है. देयर वर ऑल्सो अदर थिंग्स दैट वॉज ऑब्जर्व्ड, ओके, दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड अपॉन द बोर थियरी. ओके, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बोर थियरी से तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, यू कैनॉट बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज़ नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. समझ में आ गया? हमारे पास जैसे मान लो यू वांट टू राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको मालूम है, इजंट इट? 1s2, 2s2, 2p2, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. लेकिन ये बोर थियरी के बेसिस पे तुम नहीं लिख सकते ना, कि बोर थियरी इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. तो फिर कार्बन को तुम कैसा लिख सकते हो? हाउ डू यू नो कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? समझ में आया क्या? डू अंडरस्टैंड? वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट, लेकिन वो इमर्ज कहाँ से होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस? सिंपल चीज़ है ना. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लिखते हैं 2p. एक्चुअली तुमको नहीं बताया गया होगा 10th में, आई थिंक वॉज जस्ट फर्स्ट शेल में तुम्हारे 2 है और सेकंड शेल में सो m k इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखते हैं तुम लोग. k इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 4, सॉरी l इज इक्वल टू 4. ओके, बट वाई ऐसा क्यों लिखते हो? सीधा सीधा 6 क्यों नहीं लिखते? एक ही ऑर्बिट में 6 क्यों नहीं डाल दिए इलेक्ट्रॉन? ऐसा क्यों डाला है तुमने कि पहले ऑर्बिट में 2 है और दूसरे ऑर्बिट में 4 है? वाई? व्हाट इज द नेसेसिटी? इजंट इट? Is there a limitation on that? Is there are certain rules जिसके वजह से हम बाउंडेड है टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दैट पर्टिकुलर मैनर? ऐसे कौन से रूल है जिसको हम फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख रहे हैं?
Isn't that the question? Yes, यही तो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं. ओके, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ. ओके, वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स द पोजीशन जहाँ पे अपने को काफ़ी सारे आंसर में, सारे आंसर तो किसी के पास नहीं है. लेट मी बी जस्ट क्लियर अबाउट इट. सारे आंसर किसी के पास नहीं है, बट व्हाट वी गेट इज अप्रॉक्सीमेट आंसर एंड वी हैव टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ विद दैट अप्रॉक्सीमेशन. हमको बोलना पड़ता है कि ओके दैट इज़ फाइन, इतना मालूम है, दैट शुड बी इनफ फॉर मी बिकॉज नो बडी एल्स एक्चुअली नोज द एंटायरिटी ऑफ द होल थिंग. किसी को पूरी चीज़ मालूम ही नहीं है. ओके, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट. वी आर स्टिल डूइंग रिसर्च. ओके, काफ़ी एक्सपेंसिव रिसर्च होते हैं इस तरह. अब अभी जो अभी फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं, these are very expensive. मतलब single experiment will cost you millions of dollars. Okay, we are going in that area जहाँ पे it's costing us lot of money to know more about atomic structure. Okay, so हम जो अभी बात करने वाले हैं वो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. ओके, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर देखें तो उसमें दो चीज़ें होती है. इट बिहेव्स एज अ वेव, इट ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैटर. तो ये अपन ने लाइट के रेफरेंस में देखा था कि लाइट एक्चुअली बिहेव्स एज अ मैटर एज वेल एज वेव. ओके, मैक्स प्लैंक ने बोला था कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड देन आइंस्टाइन केम, और आइंस्टाइन ने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिकोड किया और उसने बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर. एंड वहाँ से फिर ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी चलने लगी. ठीक है ना. अब तक किसी ने ये सोचा नहीं कि मतलब ये सोच रहे थे लोग कि ओके दिस इज़ अप्लीकेबल टू लाइट, है ना. कोई क्यों सोचेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, क्यों सोचेगा कोई कि दिस कैन ऑल्सो बी वेव, दिस इज़ अ मैटर, वी नो दैट राइट. बट वाई वुड एनीबडी थिंक कि दिस इज ऑल्सो अ वेव? इट्स नॉट पॉसिबल राइट टू समबडी एंड गो एंड से दिस इज़ अ वेव. अगर मैं बोलता हूँ दिस इज़ अ वेव तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर पागल हो गए, ऐसे ही बोलोगे ना, है ना. सर ने ब्रेकफास्ट नहीं किया ठीक से, दिमाग काम नहीं कर रहा सर का. इजंट इट? दैट्स व्हाट यू गोना से. दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज अ मैटर. आई कैन क्लियरली सी इट, आई कैन थ्रो एट समबडी, इट डजंट शो द प्रॉपर्टीज. ठीक है ना. तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इफ आई हैड टू प्रूव कि दिस इज एक्चुअली अ वेव, तो मेरे लिए क्या पॉसिबल करना पड़ेगा? मेरे को इसकी वेव की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. तुमको दिखाना पड़ेगा कि इट एक्चुअली बिहेव्स एज अ वेव, तभी जाके भरोसा बैठेगा ना. विदाउट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आई एम जस्ट अ मैड क्रेजी साइंटिस्ट. ओके, इस केस में मैड क्रेजी फिजिसिस्ट विदाउट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. लेकिन अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है तो फिर तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव बताओ, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर? मैटर हैज़ अ मास एंड मैटर हैज़ ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, दैट्स फाइन. ओके, वो अपने को मालूम है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ अपन जो डिस्क्राइब करने वाले हैं यहाँ पे, ओके, देर आर टू प्रॉपर्टीज़ फॉर वेव्स एंड टू प्रॉपर्टीज़ फॉर मैटर. एक तो होता है कि मैटर जो होता है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड. जो मैटर है दैट इज़ रिफ्लेक्शन आता है. ओके, और अगर वेव की प्रॉपर्टीज़ देखें, सो व्हाट आर द वेव्स? बेसिकली वेव की प्रॉपर्टी अपन बोलते हैं इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन. ओके, अगर मेरे को इंटरफियरेंस पैटर्न मिलता है, जो अपन ने रिमेंबर साउंड वेव के बारे में देखा था, वाटर वेव के बारे में देखा था, और लाइट वेव के बारे में भी ये पैटर्न्स अपन ने इसके पहले देखे. मैंने तुमको सिमुलेशन दिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट. सिमुलेशन दिखाया था, इजंट इट? रिमेंबर द सिमुलेशन, यस और नो? सो वी नो that waves show a specific diffraction pattern. मैं तुमको थोड़ी देर बाद वो दिखाऊंगा भी. ओके, and it also shows interference pattern. So अगर if I had to prove that this is a wave, then I had to show that it actually has a diffraction pattern and it has a interference pattern. ये मेरे को दिखाना पड़ेगा, isn't it? तो देखो अभी क्या हुआ कि ये जो आइडिया थी कि लाइट एक्चुअली बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, ये हम मैटर को अप्लाई करने वाले हैं. ओके, इसी को अपन बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. ओके, तो मैटर ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल. समझ में आया ना? तो ये जो कारनामा किया वो था लुई डी ब्रोली. ठीक है, जी जो है दैट इज एक्चुअली साइलेंट. जी इज साइलेंट, सो जस्ट ट्राई टू प्रोनाउंस इट विदाउट जी एंड विदाउट एस. ओके, it's a French, I think it's a French chemist. It's called a Louis de Broglie. Okay,
Now, this guy, Louis de Broglie, he was actually doing PhD. Okay, he was doing his PhD and he was working on his thesis. thesis मालूम है ना, जिसने भी रिसर्च किया उसको मालूम है. ओके, या फिर देखा है किसी के घर में. सो जब आपको मास्टर्स या PhD करना पड़ता है तो आपको एक थेसिस लिखना पड़ता है. मतलब आपने उस साल में क्या किया, बेसिकली 3-4 साल जो आपने स्पेंड किए उस कॉलेज में, कॉलेज के रिसोर्सेज यूज़ किए, तो आपने वो रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ किए. ओके, आपने कौन सा रिसर्च किया है बेसिकली, और उसको फिर अपन थेसिस के फॉर्म में लिखते हैं और वो अपन सबमिट करते हैं. ओके, देन देर इज़ अ PhD कमिटी जो सैंक्शन करती है. देर इज़ अ डाउट, वो डाउट पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, व्हाटएवर, लाइक इट टेक्स टाइम. ठीक है ना, बट दैट इज़ द थेसिस. ओके, सो लुई डी ब्रॉली जो था, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज थेसिस, और उसने रीज़न किया कि इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, जिसको अपन वेव बोलते थे, इज ना लॉन्ग थॉट टू बी वेव, कुड डेमॉन्स्ट्रेट मैटर लाइक कैरेक्टरिस्टिक. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वेव भी है और मैटर भी है, तो क्या इज इट पॉसिबल दैट वी कैन ऑल्सो से द सेम थिंग अबाउट द मैटर टू. क्या हम मैटर के बारे में भी ऐसा बोल सकते हैं? जो वेव था वो मैटर के जैसा बिहेव कर रहा है, लाइट, इजंट इट? आइंस्टाइन ने ये बताया था ना कि उसने लाइट इज बेसिकली अ मैटर, इट बिहेव्स लाइक अ मैटर, इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो इज इट पॉसिबल कि मैटर कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव? लॉजिक उसका सही है, नहीं करेक्ट है? ओके, and if this was true, then a typical wave phenomena such as interference and diffraction should be applicable to the matter. जो मैं तुमको बता रहा था, I need to apply that to this particular pen, कि मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पैटर्न दिखाना पड़ेगा, तो जाके इट बिकम्स ट्रू. ओके, अगर वेव है, मान लो, इफ दिस पेन इज अ वेव, देयर मस्ट बी अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट. बराबर है कि नहीं? देयर शुड बी अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट. तो ये जो वेवलेंथ रहेगी उसको अपन बोलेंगे मैटर वेव. ओके, जो भी वेव रहेगी एसोसिएटेड विद दिस मैटर, उसको अपन क्या बोलेंगे? वेव मैटर. तो लुई डी ब्रॉली ने इक्वेशन दिया, ओके, बिकॉज ही इज कंसिडरिंग मैटर टू बी वेव, और अगर वेव मानते हैं तो उसका कोई ना कोई वेवलेंथ होना चाहिए. तो वेवलेंथ के लिए उसने ये इक्वेशन दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p. h क्या है? यू शुड नो, इट्स अ प्लैंक कांस्टेंट. बराबर है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट. p होता है मोमेंटम. ओके, h/p, p इज द मोमेंटम, और मोमेंटम को अपन लिखते हैं mv, वेलोसिटी. ठीक है ना, मास टाइम्स वेलोसिटी इज मोमेंटम. तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन जो लुई डी ब्रॉली ने दिया था. क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन. यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, और यू कैन से लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv. ओके, तो ये जो इक्वेशन था उसने डिराइव किया फ्रॉम 2 इक्वेशन. 2 इक्वेशन से ये डिराइव किया उसने इक्वेशन, जस्ट पुट इट लाइक दिस. ओके, एक था मैक्स प्लैंक इक्वेशन, एक मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन, और दूसरा था आइंस्टाइन इक्वेशन. ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन और मैक्स प्लैंक, ये दोनों के इक्वेशन से उसने ये इक्वेशन को डिराइव किया था. ठीक है, सो व्हाट ही डिड इज, दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्स प्लैंक, E इज इक्वल टू h2. ये अपन ने काफ़ी पहले देखा था. ओके, एनर्जी ऑफ द फोटोन जो था इज इक्वल टू h टाइम्स फ्रीक्वेंसी, इजंट इट? और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू hc/λ, इजंट इट? या E इज इक्वल टू hc/λ. तो ये अपन ने इसके पहले देखा हुआ है. आइंस्टाइन का जो इक्वेशन था दैट वाज E इक्वल टू mc², फेमस इक्वेशन. ओके, E इक्वल टू mc². तो देखो दोनों इक्वेशन जो है, E इक्वल टू h/nu एंड E इक्वल टू mc². क्या मैं इसको इक्वेट कर सकता दोनों इक्वेशन को, कि दोनों इक्वेशन क्या है? दिस आर द एनर्जी इक्वेशंस. सो लेफ्ट है, ये दोनों जो है मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ. सो व्हाट आई वुड गेट इज h/nu इज इक्वल टू, सो दिस h² mc². ओके, सो ये 2 इक्वेशंस मैंने इक्वेट कर दिए. ठीक है, तो ये आइंस्टाइन का इक्वेशन था. ऑलराइट, अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर इज मोमेंटम इज इक्वल टू mv लिखते हैं अपन. ठीक है ना, लेकिन अगर लाइट पार्टिकल है तो वेलोसिटी की जगह स्पीड लेते हैं अपन, विच इज c.
So instead of writing P is equal to mv, we can also write mc. So that is the something you need to remember, that's all. Okay, इसका बाद में अपन यूज़ करेंगे, but not required. Okay, तो ये दो इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूँ, ओके, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ओके, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा, यहाँ पे आ रहा है. सो एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यहाँ पे एक सी कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट. और मैं अभी लैम्बडा के लिए सॉल्व करता हूँ ये इक्वेशन, लैम्बडा को इधर ले लेता हूँ और एम सी जो बचा हुआ है उसको इस साइड में ला लेता हूँ. ओके, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम सी. मेक सेंस, एच बाय एम सी. लेकिन c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन मैटर के केस में अपन c नहीं ले सकते, वी नीड टू यूज़ वेलोसिटी. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, c को रिप्लेस कर रहे हैं विथ वेलोसिटी ऑफ द मैटर, क्योंकि ये जो है दिस इज़ फॉर मैटर. ओके, सो ये हो जाता है अपना इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. एंड व्हाट इज एम वी? एम वी इज इक्वल टू पी. यू कैन ऑल्सो से कि p इज इक्वल टू एम सी. इसके पहले ही अपन ने बोला फॉर लाइट, तो एम सी के जगह p लिखता हो तो इट बिकम्स लैम्बडा इज इक्वल टू एच पी. ओके, आइदर वे यू गेट दीज टू इक्वेशंस, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी एंड लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज de Broglie's equation. Okay, de Broglie's equation for wavelength of matter. समझ में आ गया? This is the equation. और and this is one of the most ground breaking equation. ठीक है ना? Remember he was PhD student, he was not even a graduate. और इसने अपना PhD thesis सबमिट किया. ठीक है? Imagine क्या किया इसने, अपना PhD thesis सबमिट किया. He must have had loads of daring, I guess, right? इंडिया में तो ये पॉसिबल ही नहीं है. इंडिया में तो ये पॉसिबल होगा, किसी ने ये थेसिस अगर इंडिया में सबमिट किया तो उसका एडवाइज़र जो भी कमेटी है उसको जला देगी वो थेसिस को, isn't it? इसने जो आइडिया प्रपोज किया था वो इतना मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग, इतना डिफरेंट आइडिया था कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे इनको ये अजीब लगा. इनको ये लगा कि ही इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ द नेचर और समथिंग लाइक दैट. ही इज़ ब्रेकिंग समथिंग दैट शुडंट बी ब्रोकन बेसिकली. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो उसने प्रपोज किया था हाउ सीरियस दिस इज़. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू फुल्ली अंडरस्टैंड कितना सीरियस था, बिकॉज you actually need to be doing masters or PhD writing the thesis, then you will understand ki everything has to be has to have a precedence. You can actually really propose groundbreaking new things like this, okay, without approval. Propose nahi kar sakte, but he proposed in his thesis. All right, what he proposed is कि all matter behaves as a wave and there is a wavelength associated with it. क्या बोला उसने? जितना भी मैटर है, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस पेन, दिस ऑल्सो बिहेव्स एज अ वेव and there is also a wavelength associated with it. Okay, but the problem was nobody could understand it. All right, or there was a time जब इसकी PhD कमेटी ने ये सोचा कि इसको उठा के कॉलेज से बाहर फेंक देंगे. Literally they thought of throwing him out of the college or at least not allowing him to do the PhD, continue नहीं करने देंगे. That was the that's how serious this matter was. समझ में आया ना? मैटर को वेव बोलने के लिए जो उसने प्रपोज किया था वो मैटर, alright, the subject matter of proposing this groundbreaking thing was that serious. Somehow किसी ने सजेस्ट किया होगा, I don't know what happened after that. Somehow somebody proposed or said कि ये जो थेसिस है ये आइंस्टाइन को भेजते हैं. आइंस्टाइन को भेजा and then Einstein approved it. You understand that? Just imagine Einstein को जब भेजा and Einstein actually understood the whole thing, all right, and he approved it, and that's how de Broglie got his PhD. And for the research he's done for the PhD, जो thesis का जो research था उसके लिए उसको Nobel Prize मिला. That happened only once in the history of mankind. PhD के thesis के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ एक ही आदमी है एंड दैट इज डी ब्रोली. ओके, बट
he didn't like what he proposed after that, जो उसने propose किया and everybody came to their sense. He didn't actually thought कि this is the end of it. He thought there is more to it and whatever, like he was working. So उसने काफ़ी साल उसने इसके ऊपर काम किया, but nothing else happened basically. Nothing groundbreaking happened. This was a milestone in physics. Okay, this was milestone in science what he proposed. Is this clear? समझ में आया क्या? द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड इट एक्चुअली टुक आइंस्टाइन टू इंटरमीडिएट, और उसने अप्रूव किया. दैट्स वाई हिज थेसिस गॉट अप्रूव्ड एंड दैट्स वाई द होल थिंग गॉट रिटन डाउन एंड दैट्स वाई ही गॉट द नोबेल प्राइज. देखो, लैम्बडा के लिए कन्फ्यूजन हमेशा रहता है. ओके, वेवलेंथ कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किसकी वेवलेंथ अपन निकाल रहे हैं. तो दो वेवलेंथ है. एक है वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्या है? वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो प्लैंक वाला फॉर्मूला है. लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, एच बाय न्यू. ओके, सो सी बाय न्यू. ओके, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और ये जो इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं, ओके, इससे हम निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ अ मैटर. दैट मैटर इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, पेन, ओके, और अ बुलक कार्ट और अ क्रिकेट बॉल, व्हाटएवर. ओके, सबकी वेवलेंथ अपन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन. देखो कितना आसान है वेवलेंथ निकालने के लिए. व्हाट आई नीड इज एच, तो कांस्टेंट है ही है, तो इसका मतलब मेरे को दो ही चीज़ें चाहिए. उसका मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एंड आई गेट द वेवलेंथ, ओके, ऑफ दैट मैटर. समझ लें, मास और वेलोसिटी से मेरे को सीधा सीधा उसका वेवलेंथ मिल जाता है. क्लियर है? थोड़ा डिराइव करेंगे अभी. सो लेट्स से कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mv². ओके, वी और न्यू में देखो लिखते समय मतलब जैसे व्हेन यू टाइप इट इन द वर्ड फाइल, न्यू और वी में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है, तो थोड़ा केयरफुली समझ लिया करो कि न्यू है या वी है. ओके, वी इज़ वेलोसिटी, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज़ हाफ mv². कॉन्टेक्स्ट से मालूम गिरता है अपने को कि न्यू है या वी है. ओके, तो दिस इज हाफ mv², दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब मैं इसी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करता हूँ और m से डिवाइड करता हूँ. तो इसी इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा और m से डिवाइड कर दिया. ये मैं कर सकता, मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेसिकली. m² बाय m, ठीक है. m² v² हो जाएगा p² डिवाइडेड बाय ये बचा है 2m. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m. ओके, और अब p के लिए मैं सॉल्व करता हूँ ये इक्वेशन. सो देखो, p² बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना. और p के लिए सॉल्व करूँगा तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टाइम्स 2m. ओके, तो इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो ये जो है काइनेटिक एनर्जी से और उसके मास से हम लोग मोमेंटम निकाल रहे हैं. ओके, मोमेंटम इस तरह से भी निकाला जा सकता है. ये तुमको फिजिक्स में आएगा फिर से ये इक्वेशन. ओके, टू कैलकुलेट द मोमेंटम, अगर वेलोसिटी नहीं है तो यू कैन यूज़ काइनेटिक एनर्जी, और उसके लिए तुम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो. और अगर वेलोसिटी है, ओके, तो वेलोसिटी के लिए p इज इक्वल टू mv. ओके, सिंपल, p इज इक्वल टू mv इज योर मोमेंटम. और अगर वेलोसिटी नहीं, उसकी जगह काइनेटिक एनर्जी दी है, सो यू नीड टू यूज दैट इक्वेशन फॉर मोमेंटम. ओके, अब सब्सटीट्यूट करते हैं. ओके, सब्सटीट्यूट बाय द वे, अगर वेलोसिटी नहीं दी है तो यू कैन कैलकुलेट द, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दी है, मास तो वैसे भी तुमको मालूम है, तो वेलोसिटी यहाँ से निकाल के फिर p इज इक्वल टू mv में सब्सटीट्यूट करोगे, लेकिन डबल काम हो जाएगा ना. तो यहाँ पे अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से इक्वेशन एक डिराइव कर रहे हैं जहाँ पे अपन डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं. ओके, और फिर क्या करेंगे, अपने को मालूम है लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p. ओके, और p की वैल्यू की जगह अपन क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे. ओके, अंडर रूट, सो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दिस इक्वेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p, p इज इक्वल टू mv, ये तुमको मालूम है, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
2m काइनेटिक एनर्जी, ये दो चीज़ें मालूम है तो उससे तुम्हारे सारे इक्वेशन आ जाते हैं। तो ये बस यही इक्वेशन ध्यान में रखना है, एंड देन यू हैव p एंड p। ओके, p के दो डेरिवेशन से दो तरह से तुम मोमेंटम निकाल सकते हैं, और ये तुमको फिजिक्स में आएंगे, शुडंट बी डिफिकल्ट। ओके, फिजिक्स में भी यही इक्वेशन आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है वो 12th में आता है, लेट आता है। ओके, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले, क्योंकि हमारे लिए पूरा केमिस्ट्री हमको देखना है अभी, उसके लिए उसकी वजह से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको पहले कवर करना पड़ता है। इज दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है? सो डी ब्रोली ने क्या बोला कि बेसिकली अगर तुम उसका मास और वेलोसिटी मालूम है, या मोमेंटम मालूम है, या उसकी काइनेटिक एनर्जी और मास मालूम है, तो यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, इट डजंट मैटर। Alright, and that's why it was such a groundbreaking. You're talking about matter. How is matter going to behave as a wave? Isn't it? ये तुमको भी अभी भी पजल लग रहा होगा कि हाउ इज मैटर गोइंग टू बिहेव एज अ वेव। देखो, जैसे मैंने बताया, सारे आंसर्स नहीं मिलते, कुछ आंसर्स मिलेंगे। ओके, और इसका भी थोड़ा बहुत आंसर मिलेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 100% सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ओके, आई गारंटी दैट। सो लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। सो रिव्यू क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और इसको आंसर को। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, बताओ। सो करेक्ट आंसर इज ट्रू, सीधा सीधा है। एनर्जी का E इज इक्वल टू एच न्यू, डायरेक्ट इक्वेशन है, एंड E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट वेन एवर यू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर एक्चुअली यूजिंग इक्वेशंस टू आंसर। ओके, जब तुम इक्वेशन के बेसिस पे आंसर करते हो तो यू गेट अ क्लियर कट आइडिया, जिसमें कोई ग्रे एरिया नहीं रहता। ओके, व्हाट दैट मीन्स इज दैट there is a very high probability of you getting it right. तुम्हारा confidence बढ़ता है। okay, and that is the whole key basically. The life is a game जहाँ पे confidence is a key. okay, if you have a confidence, I'm not talking about over confidence. okay, मतलब कुछ लोग जो होते हैं, जो unknowledgeable होते हैं, they get like lot of confidence. okay, जिसको मतलब आज ही मोपेड चलानी सीखी है, कल बोलेगा ट्रक चला सकता हूँ मैं। सो दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। ओके, दैट यू कैन डू इट, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज द की। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इक्वेशन। ओके, इफ देर इज अ इक्वेशन टू बैकअप योर आंसर, देन इट कैनॉट बी रॉन्ग। मेक सेंस? सो यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर एनर्जी इंक्रीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज। अंडरस्टूड है सबको? स्पेशली जिनका इनकरेक्ट हुआ है, पे अटेंशन गाइस। ओके, क्योंकि ये सारे इक्वेशन बार बार आते हैं और इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पे तुमको आंसर करना है, वेदर इट इज केमिस्ट्री और फिजिक्स। मेक श्योर दैट यू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इक्वेशंस। ओके, don't logically try to come up with a alternate explanation. That is one of the thing we do. Okay, we try to come up with alternate explanation. You don't need to come up with the alternate explanation. All you need to do is logically think about that question and apply what you know to it. Alright, and it is best if you apply an equation to it. Equation अगर apply करते हो तो you get the relationships clearly, सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है। यू डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द क्वेश्चन, इसको तुम जल्दी से जल्दी आंसर कर सकते हो, और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है। स्ट्राइक रेट का मतलब है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से करेक्ट रहेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू स्कोर द मार्क्स। ओके, अगर मान लो 90 क्वेश्चंस है पेपर में एंड यू आर जस्ट सॉल्विंग लाइक 30 क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ऑलराइट, बट इफ यू सॉल्व 50 or 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 90, then you will get a good marks. Okay, then there is a probability of getting a good mark. तुमने कम ही छुड़ाए है। So for example, if you like a cricket, right? क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है? When you play cricket, अरे बॉल ही नहीं खेले तो रन कहाँ से बनेंगे? Isn't it? दूसरे एंड पे अगर खड़े हो तो रन नहीं बनेंगे ना। रन बनाने के लिए खेलना तो पड़ेगा ही तुमको। Isn't it? Make sense or no? तो छुड़ाओगे नहीं क्वेश्चन तो मार्क कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन तो छुड़ाने ही पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छुड़ाने पड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? एटीट्यूड, isn't it? You need to pay attention in the class, pay attention at home when you study, pay attention when you practice. तो ये सारे चीज़ों से एटीट्यूड अच्छे से डेवलप होता है। You get better and better and better, और जब बेटर होते जाते हैं तो it takes lesser amount of time
to solve the question, and that's how you solve more number of questions. और जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, तो जाके अच्छे से मार्क मिलेंगे. ओके, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डी ब्रॉलीज इक्वेशन. डी ब्रॉली का जो इक्वेशन था उसको अपन अब ऑब्जेक्ट्स को लगाते हैं. फॉर एग्जांपल पहले अपन लगाएंगे इसको टू एन ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक एन आयरन बॉल. ओके, जस्ट टेक, यू कैन टेक अ क्रिकेट बॉल और व्हाटएवर. ओके, ये लेके कर सकते हो. एंड just consider a ball of mass 2 kg that is traveling at 3 meter per second. Okay, that is the speed, velocity and that is the mass. तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का? 6 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, दैट इज द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. और अब इसको डी ब्रॉली के इसमें रखते हैं अपन. लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी. ओके, दैट इज अवर पी. सो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी. और देखो वेवलेंथ क्या आ रहा है इस ऑब्जेक्ट का. वेवलेंथ क्या आ रहा है? 1 into 10 to the power minus 34. Alright, this wavelength is exceptionally small. Alright, जो अपन वेवलेंथ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द वेवलेंथ ऑफ समथिंग लाइक गैमा रेज, कितना आता है? 10 to the power, आई थिंक 10 to the power minus 16 के आसपास आता है गैमा रेज का. दिस इज एक्चुअली मोर देन दैट, मच मोर देन दैट. ओके, मुझे पावर. सो इसका मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉलर देन दैट. ओके, ये जो वेवलेंथ है दिस इज सो स्मॉल, दिस इज एक्चुअली स्मॉलर देन गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, ऑल द रेज दैट आर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. दिस इज सो स्मॉल दैट देर इज नो वे वी कैन एक्चुअली मेजर इट. अंडरस्टूड है क्या? मतलब देर इज अ बॉल एंड दैट इज फ्लाइंग एंड देर इज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, बट द वेवलेंथ इटसेल्फ इज इन्फिनिटिसिमली स्मॉल, निग्लिजिबल. यू मे से कि ओके ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और यू नो स्पीड बहुत कम है, लेट्स इंक्रीज द स्पीड और व्हाटएवर, सो दैट शुड इंक्रीज द वेवलेंथ. ओके, सो लेट्स डू अ बुलेट. सो इफ यू टेक अ बुलेट फॉर एग्जांपल, तो इसका जो एवरेज आई थिंक मास आता है, आई डोंट एग्जैक्टली नो बट आई विल टेक अ गेस इज 0.01 kg. Okay, 0.01 kg, which is 10 grams, something like that. Okay, so 0.01 kg, that is the mass of the bullet. And इसका जो speed होता है that is m, and velocity लेते हैं अपन इसकी. Anybody knows the velocity of the bullet? It's about 1000 meter per second. It varies depending upon the bullet. ठीक है ना? Depending, it goes from 400 to about 1200 or 1300 meter per second. That is the velocity of the bullet. जब वो fire होता है basically, okay, it slows down after a while and that's why it falls down. लेकिन जैसे ही वो fire होता है bullet, at that time the velocity is about, you know, on an average ले रहे हैं अपन, so it goes from 400-500 to 1500 meter per second. So just going 1000 meter per second, an average bullet. Okay, so ये अगर अप्लाई करते हैं अपन, so what we get, momentum कितना आता है? P is equal to 10, isn't it, kg meter per second. Okay, that is the momentum of the object. और वो यहाँ पे रखते हैं अपन 10. तो कितना आ रहा है आंसर? इफ़ यू पुट अ 10 देयर, तो आंसर कितना आ रहा है? 6 पॉइंट, इसको 10 रख दिए यहाँ पे, सो 6.626 इंटू 10 to the power minus 34. कोई फ़र्क पड़ा क्या सर? 33. कोई फ़र्क पड़ा क्या वेवलेंथ में? It just increased 10 times. Okay, 10 टाइम बढ़ गई वेवलेंथ, but still it is negligible. Okay, it is still, we cannot measure it. Okay, that's kind of thing. Even if it falls down to something like, you know, 10 to the power 27, 28, we won't still be able to measure it. It is so small, हम इसको measure ही नहीं कर पाएंगे. Understood है? So what that means is that there is a wavelength associated with matter. Okay, we took a big object and we took a small object. You can take smaller object, it's not going to make much of a difference. Okay, but if you take a big object, small object, whatever, okay, it is moving, it has a momentum and there is a wavelength associated with it. इसके साथ कोई wavelength associated है, इसकी कोई wavelength है, ये wavelength हम measure नहीं कर सकते, negligible है. Is that clear? So that is the thing. Okay, so what that means is that if there is a wavelength associated with matter and even it is moving at a very high speed,
it won't actually have a wavelength that we can measure. Okay, the wavelength associated with the matter itself is very small. लेकिन if you take let's say for example electron, अगर electron लेते हैं, okay, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड अपन लेते हैं ऑन एन एवरेज 1.2 इंटू 10⁵. इफ़ यू रिमेंबर हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन एटम के केस में जब अपन ने बोर का इक्वेशन लगाया था, सो जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड था दैट वाज समथिंग अराउंड 3 और 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. ओके, व्हेन n इज इक्वल टू 1. फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका स्पीड अपन ने लिया था 10⁶. ओके, यहाँ पे अपन उससे कम ले रहे वेलोसिटी. ओके, उससे कम ले रहे, दैट्स फाइन, इट डजंट मैटर. यू कैन टेक 10⁶, इट शुडंट मैटर. ओके, अगर मैं इतना वेलोसिटी लेता हूँ इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो वेवलेंथ आता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 61 एंगस्ट्रॉम. ओके, 10⁻⁻10, 61 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका वेवलेंथ आ रहा है इलेक्ट्रॉन का. ओके, अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ इतना छोटा है, ओके, बट इट इज़ मेजरेबल. दिस इज एक्चुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक्स रेज जो होते हैं वो उसमें अपन इसको मेजर कर सकते हैं, इस वेवलेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं. इस इनफैक्ट इससे छोटी भी वेवलेंथ है थोड़ी बहुत, यू नो, इफ यू टेक 10⁶, सो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻11. ओके, वी कैन ऑल्सो मेजर दैट. ओके, वी कैन यूज एक्स रेज, गामा रेज to measure the wavelength, isn't it? तो इसका मतलब क्या हुआ कि if there is a electron and that electron is moving, it has a mass that is very small. ये इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, इसका साइज भी बहुत छोटा है. we don't know what is the size of the electron actually. we have no idea about the size of the electron. हमको इसका मास मालूम है. ओके, तो इसके साथ जो वेवलेंथ रहेगा एसोसिएटेड, उस वेवलेंथ का लैम्बडा जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 61 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली, मतलब गिव टेक यू नो फ्यू हियर एंड देयर. द पॉइंट इज ये जो वेवलेंथ है दैट इज मेजरेबल. ओके, अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका वेवलेंथ मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर है, इट इज रिवॉल्विंग, देन आई कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड है? इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव. देर इज अ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव. अभी तक अपने को क्या मालूम था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास है. रिमेंबर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स, यस, दे गो इन अ स्ट्रेट लाइन. जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे हीट होते हैं देर इज अ सेंटिलेशन अपने को मिलता है. इसका कोई एक स्पेसिफिक मास है. जे थॉमसन ने इसका E/m रेशियो दिया था, R.A. मेलिकन ने इसका मास दिया, तो उससे अपन ने उसका चार्ज भी निकाल लिया. ओके, सो वी नो दैट दीज आर पार्टिकल्स. और ये कैसे पार्टिकल्स है? देर इज अ चार्ज एंड देर इज अ मास. वी नो दैट. ओके, बट व्हाट डी ब्रॉली एक्चुअली डिड, इसने क्या किया डी ब्रॉली ने? इसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन साथ में वेव भी है, वो पार्टिकल भी है, वेव भी है. इसने आंसर नहीं दिया, लोगों को और कंफ्यूज किया. यू अंडरस्टैंड दैट? अब यहाँ से डिबेट शुरू होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ पार्टिकल कैन बी वेव एंड पार्टिकल कैन ऑल्सो बी अ वेव. ओके, सो इट कैन बी अ मैटर एंड इट कैन बी अ वेव. तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्या लगता है इसका आंसर है हमारे पास? व्हाट डू यू थिंक? नोबडी. ओके, दैट इज समथिंग वी डोंट नो. हाउ इज इट पॉसिबल? वी नो इट इज पॉसिबल. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जब अपन इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव ट्रीट करते हैं तो हमको सारे आंसर्स मिलते हैं. एज अ पार्टिकल ट्रीट करते, जैसे बोर ने ही ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. बराबर है ना? बोर ने यही किया ना. बोर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया. उसने बोला न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. उसने यही बोला था, घूम रहा है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है, एक स्पेसिफिक एनर्जी स्टेट में घूम रहा है. और जब वो एब्जॉर्ब करता है ऊपर जाता है, इमिट करता है तो नीचे आता है. स्टफ लाइक दैट, राइट? सो बेसिकली बोर इज ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल. अब इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, तो यू गेट अ नेक्स्ट लेवल. जो बाकी के जो अनसॉल्व्ड अनआंसर्ड क्वेश्चन थे उसके आंसर्स अभी अपने को मिलने लगते हैं व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. एंड दैट्स हाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव. देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव. इट इज ऑल्सो अ मैटर,
it is also a wave. Understood है? So moving on to the next concept. ठीक है. So तुमको याद होगा बोर का पॉस्टुलेट. ओके, बोर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट क्या था? क्वांटाइजेशन वाला, कि mvr इज इक्वल टू h/2π, इजंट इट? ये बोर ने बोला था कि वही अलाउड ऑर्बिट्स है, वो या फिर जो वही ऑर्बिट्स अलाउड है जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. ओके, अब देखो when we treat electron as a wave, तो जाके ये postulate कहाँ से आया पता चलता है. ओके, बोर ने इसको empirically कैलकुलेट किया था. He basically did lot of calculations and he was smart enough that he cracked the code, but he had no idea why. ओके, ये क्यों आता है ये बोर ने भी नहीं बताया था. अब हमको मिलता है इसका आंसर कि वही ऑर्बिट क्यों पॉसिबल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. व्हाई डू वी एक्चुअली गेट दैट? समझ में आया ना? एंगुलर मोमेंटम का सिंबल आई थिंक W होता है. ओके, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो वही ऑर्बिट पॉसिबल है जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. ओके, सो नॉट एनी आर्बिट्ररी ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, एक स्पेसिफिक सेट्स ऑफ ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहीं पे हो सकता है. ऑलराइट, तो इसके लिए वी नीड टू ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ वेव. बराबर है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी? व्हाट इज़ अ वेव. ओके, रिमेंबर वेव की प्रॉपर्टीज़ अपन ने स्टार्टिंग में ही देखी थी. ओके, सो दिस इज़ अ थिंग एंड देन लेट्स से कि देर इज़ अ वेव, तो ये वेव कैसा जाएगा? एंड देर इज़ अ वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ इट. बराबर है? देर इज़ अ वेव लेंथ, देर इज़ अ एम्पलीट्यूड. ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी देखी है. वेवलेंथ होता है यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, इसको अपन बोलते हैं लैम्डा. ओके, और एनी टू पार्टिकल इन द सेम फेज, सो दिस कैन ऑल्सो बी लैम्डा, या और दिस ऑल्सो कैन बी लैम्डा. एनी टू पार्टिकल दैट आर इन द सेम फेज, दिस कैन ऑल्सो बी लैम्डा. ओके, सो दैट इज़ योर वेवलेंथ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुमको याद होगा कि हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिमुलेशन देखा था. ये वाटर वेव्स के साथ भी मैंने तुमको दिखाया था और साउंड वेव्स के साथ भी मैंने तुमको दिखाया था. साउंड वेव्स में तुमको एग्जांपल भी बताया था कि जो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स आते हैं, ओके, दे एक्चुअली यूज दिस साइंस बिहाइंड इट. ओके, दे मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग साउंड और उसको कैंसिल करते हैं. यू रिमेंबर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. अब यहाँ पे अगर मान लो दो वेव्स है, सो वन वेव इज़ इन दैट फैशन, जो दूसरी वेव है वो इस तरह से है. ओके, ये दो वेव्स है. अगर ये दो वेव्स मर्ज होती है तो हमको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा? फटाफट बताओ. आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. सभी अग्री करते हैं? कंस्ट्रक्टिव. इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इधर निकालता हूँ मैं, आई डोंट हैव मोर स्पेस. तो इसमें अपने को मिलता है बड़ी वेव, है ना, इस तरह से. इसमें वेव लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, इसका एम्पलीट्यूड कैंसिल हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है. और एम्पलीट्यूड इज़ व्हाट? इंटेंसिटी. ठीक है ना, इंटेंसिटी. क्लियर है ना? एम्पलीट्यूड इज बेसिकली इंटेंसिटी. ओके, इन केस ऑफ वाटर वेव, साउंड वेव और लाइट वेव के बारे में बात कर रहे हैं अपन. और अगर मान लो वेव जो है, कोई दूसरा है वेव, वो इस तरह से है, तो इस केस में क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव. कैंसल्स करेंगे वेव एक दूसरे को, इजंट इट? एंड दिस इज व्हाट नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स एक्चुअली डू. ओके, दे इंटरफियर विद द वेव्स और उसको कैंसिल करते हैं. व्हाट यू गेट इज अ स्मूथ राइड. ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज एक्चुअली एन एलिमेंट. ओके, सॉरी, एन एटम, अ न्यूक्लियस है, और देर इज दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसको अपन पार्टिकल की जैसे ट्रीट करेंगे. इट इज़ गोइंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट इस तरह से. ओके, बट रिमेंबर अगर इट्स अ सर्कुलर ऑर्बिट तो ये किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है. देर इज़ नो बाउंड्री, इजंट इट? कहीं पे भी जा सकता है. इट कैन गो हियर और हियर और हियर और हियर और एनी पर्टिकुलर डिस्टेंस इफ इट इज़ अ सर्कुलर ऑर्बिट.
ओके, बट अकॉर्डिंग टू बोर उसने क्या बोला था कि सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पॉसिबल है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2 है। ओके, अब देखो अगर मैं वेव के जैसा ट्रीट करता हूँ इसको, ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली वेव्स और देर इज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो अगर मैं इसको वेव के जैसा ट्रीट करता हूँ, सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, सो दिस इज क्या, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर और यहाँ पे आते हैं अपन, ये एक वेव होगी, this is one wave, this is another wave, this is another wave, this is another wave and this is another wave। ठीक है ना, कितने वेव्स है टोटल, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने वेव्स है 5। ये वेव देखो बराबर एंड टू एंड मैच हो रही है, isn't it? बराबर एंड टू एंड मैच हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, इसमें 5 वेवलेंथ्स है। कितने वेवलेंथ्स है 5। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, n इज इक्वल टू 5 मतलब ये 5th ऑर्बिट है। अंडरस्टूड है, दिस इज 5th ऑर्बिट। 5th ऑर्बिट में कितने वेव्स है 5। ओके, सो देखो सरकमफरेंस जो होता है यही से अपन निकाल सकते, सरकमफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे जो सरकमफरेंस रहेगा इस ऑर्बिट का, that has to be integral multiple of the wavelength। यहाँ पे exactly 5 wavelengths आ रहे हैं। अगर ये फ्रैक्शनल होता तो ये सिचुएशन आता, मिसमैच हो रहा है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, ओके 1 2 3 4 एंड 4 एंड क्वार्टर आ रहा है, 4 एंड सम फ्रैक्शन आ रहा है, isn't it? तो यहाँ पे अपने को डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है और यहाँ पे अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिल रहा है। ठीक है ना, कौन सा एटम सर्वाइव करेगा, कौन सा एटम सर्वाइव करेगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है ये जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। ऑब्वियसली ये एटम सर्वाइव ही नहीं करेगा ना, isn't it? ये ऐसा होता नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, सिंपली नॉट पॉसिबल। यू मस्ट हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में तुमको जो वेव्स है दैट हैज़ टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, दैट शुड बी द सरकमफरेंस, तभी अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा। अंडरस्टूड है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस अपने को कौन से कंडीशन में मिलेगा, जब देर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, इतने वेवलेंथ अगर है सरकमफरेंस में तो ही अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब अगर मैं जस्ट थिंक अबाउट इट कि अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके जाता, ओके, या फिर नीचे लेके आता, आई थिंक दिस इज स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा हो गया, तो जो वेव्स है दे आर नॉट मैचिंग परफेक्टली। व्हेन द circumference is at a exact distance from that nucleus, तभी waves exact match होंगे। मतलब only this orbit is possible, okay, this orbit is not possible for the electron। तो electron यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। Understood है? And it is behaving as a wave। Understood है? It is behaving as a wave। Clear है क्या? Okay, so remember circumference is equal to n lambda। This must be true in all cases। जितने भी एटम्स है दुनिया में, यूनिवर्स में, वो सारे एटम में ये कंडीशन अप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे हो सकता है जहाँ पे उसका जो वेवलेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, 1 2 3 4 व्हाटएवर, राइट। n इज बेसिकली अ नंबर, ओके। यहाँ पे n जो लेते हैं अपन, दैट इज और अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो यहाँ से अपने को ये भी पता चलता है कि जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, ओके, तो यहाँ पे कितने वेव्स होंगे, नंबर ऑफ वेव्स, ओके। nth ऑर्बिट में देर इज गोइंग टू बी 1 वेव। When n is equal to, there are going to be 2 waves. n is equal to 3, there are going to be 3 waves. Okay, n is equal to 4, there are going to be 4 waves. n is equal to 5, there are going to be 5 waves. Okay, अगर n is equal to x है तो there are going to be x waves. Understood? So कितने waves रहेंगे उसमें,
x। तो जो भी उसका ऑर्बिट नंबर रहेगा उस ऑर्बिट में उतने ही एग्जैक्ट वेव्स पॉसिबल रहेंगे। तो सबसे छोटा ऑर्बिट कब रहेगा? सबसे छोटा ऑर्बिट व्हेन n इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे अपने को ये इस तरह का वेव मिलेगा। सो मैं जस्ट ड्रॉ दैट हियर। ओके, सो बेसिकली व्हेन n इज इक्वल टू 1 इट बिकम्स अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, if n is equal to 2, if you want to draw that, okay, तो it becomes something like this। okay, थोड़ा सा बड़ा निकालना पड़ेगा मेरे को। ओके, समझ में आया क्या ये? माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी वेल। हमारे जो ड्राइंग के टीचर थे बहुत मारते थे। एक्चुअली हमारे मैथ के टीचर ही ड्राइंग के टीचर थे, और मैथ के टीचर बहुत मारते थे, तो इसलिए ना मैं मैथ सीखा ना ड्राइंग सीखा। ओके, S.A. त्रिपाठी बहुत धोते थे रोज। आई होप यू डोंट एवर गेट दैट काइंड ऑफ बीटिंग, इट विल स्कार यू फॉर लाइफ। सो दिस इज 2 वेव्स। ये एक वेव हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये सेकंड वेव हो गई। क्लियर है क्या ये? तो दिस इज द सेकंड ऑर्बिट। दिस इज हम लोग सर्कुलर ड्रॉ करते हैं ऑर्बिट, बट दीज आर बेसिकली द वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। देयर इज नो ऑर्बिट, इट्स जस्ट द इलेक्ट्रॉन मूविंग। समझ में आया ना? जैसे अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो वहाँ पे कोई रास्ता बांधा है क्या? किसी ने तार बांधा है वहाँ पे कि बोल दिया अर्थ को इसी ऑर्बिट में जाना है तेरे को? नहीं, अर्थ इज गोइंग, उसको अपन ऑर्बिट बोल रहे हैं। ओके, इट्स अ पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको अपन ऑर्बिट बोल रहे हैं। सो दिस इज द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वट एवर, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव है, जस्ट गोइंग। ओके, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, बट इट इज बिहेविंग एज अ वेव। ओके, दिस इज। और अगर थर्ड ऑर्बिट निकालते हैं तो इट बेसिकली लुक्स लाइक थर्ड ऑर्बिट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, क्लब के जैसा दिखेगा। उसमें 3 वेव्स रहेंगे थर्ड ऑर्बिट में। दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। ओके, और फोर्थ ऑर्बिट में 4 क्लब्स रहेंगे, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 क्लब्स रहेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन सी दैट दिस इज द फिफ्थ ऑर्बिट। यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं कि 5 क्लब्स दिख रहे हैं तुमको। क्लियर है? दिस इज बेसिकली लाइक वो फिजेट स्पिनर होता है ना, उस टाइप का होता है। दिस इज द थर्ड ऑर्बिट। आई थिंक देर आर 4 वाले भी फिजेट स्पिनर्स आते हैं। ओके, आई डोंट नो इफ देर आर एनी वन विद द 5 वन, बट 2, 3 और 4 वाले फिजेट स्पिनर मैंने भी देखे हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली लाइक दैट। क्लियर है? समझ में आया? अंडरस्टूड है? फिजेट स्पिनर इज बेसिकली हाउ द ऑर्बिट्स विल लुक लाइक। ओके, नॉट ऑर्बिट, बेसिकली इट्स द वे द इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव। सो इफ सर्कमफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो सर्कमफरेंस अपन लिखते हैं 2 पाई आर एन लैम्बडा। ध्यान में रखना, अवर जर्नी, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? वी वॉन्ट टू डिराइव द बोर पॉस्टुलेट विच वॉज MVR इज इक्वल टू एन इंटीग्रल ऑफ h बाय 2 पाई। ये हमको डिराइव करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने ये एस्टैब्लिश किया कि सरकमफरेंस जो है ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का, वो वही पॉसिबल है जहाँ पे वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल में आते हैं, वही सरकमफरेंस पॉसिबल है। इट इज़ नॉट अदरवाइज पॉसिबल। सरकमफरेंस को हम लिख रहे हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा। 2 पाई आर इज इक्वल टू, इसको अपन देखते हैं, देखो जो लैम्बडा है, ओके, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं h इक्वल टू, सॉरी, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv। ये डी ब्रॉली वाला इक्वेशन है, इजंट इट? लुई डी ब्रॉली का इक्वेशन है। ऑलराइट, तो लैम्बडा के जगह अपन ने ये लिख दिया, तो अपने को ये इक्वेशन मिलेगा 2 पाई आर इज इक्वल टू nh बाय mv। ओके, दिस इज बेसिकली योर लैम्बडा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रीअरेंज करता हूँ। ओके, mv और r एक साइड में लाता हूँ, nh बाय 2 पाई एक साइड में लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। मिल गया इक्वेशन? यस। इस इक्वेशन में अपन ने डी ब्रॉली की वेवलेंथ ऐड किया। ओके, डी ब्रॉली की वेवलेंथ जब ऐड करते तो अपने को बोर इक्वेशन मिलता है। मतलब कि डी ब्रॉली ने जो बोला था वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन राइट था। व्हाई? बिकॉज बोर वाज राइट, क्योंकि बोर से अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते थे बोर इक्वेशन से। सो बोर अगर राइट है और अगर बोर का अपन कोई पोस्टुलेट प्रूव कर रहे हैं, सो दैट मीन्स डी ब्रॉली वाज आल्सो राइट, इजंट इट? तो डी ब्रॉली का जो इक्वेशन था ये वाला, दैट वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन राइट, एंड दैट चेंज्ड द एंटायर थियरी
of quantum theory. They basically change the quantum theory. Okay, we went into quantum theory, whatever you want to call it, जो भी तुमको बोलना है. Okay, it basically changed the science. It basically changed how we look at matter, how we look at स्मॉल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है या एटम्स है, इनको किस तरह से देखना चाहिए अपन ने, ये हमारा व्यू ही इसने चेंज कर दिया था ट्रीपोरोली ने. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इट. इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग. बेसिकली जो उसने प्रपोज किया था, दैट वाज सच अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग. इट रियली ब्रोक द साइंस. इट डिडंट ब्रेक द ग्राउंड, ओके, literally it did broke the science into different fields, and now we have a quantum field, okay, quantum science, quantum chemistry, quantum physics, okay, quantum biology, quantum computers, okay, we have all those sciences जो उससे emerge हुए. That is because of this. So we get that equation mvr is equal to nh by 2 pi. That was the postulate of Bohr hypothesis, okay, Bohr postulate basically. So obviously Bohr was de Broglie was right, okay, उसकी जो hypothesis थी वो correct थी. There was no problem with that. But how do we prove that electron is a wave? How do we prove that electron is a wave? हमको मालूम है, हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाला था व्हेन इट इज़ मूविंग एट 2 पॉइंट समथिंग एट 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड. तो वेवलेंथ आया था 61 एंगस्ट्रॉम. दैट वाज द वेवलेंथ वी गॉट. सो कैन वी मेजर इट? ऑफ कोर्स वी डिड. वी मेजर द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी गॉट इट. नॉट ओनली दैट, ओके, जो वेव की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वेव की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. दीज आर ऑल्सो विजिबल विथ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन से मतलब हमने देखा है, हम अभी भी देखते हैं, ओके. सो ये जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे पता चला कि मैटर टू एग्जिबिट ड्यूअल वेव पार्टिकल नेचर, नॉट जस्ट वेव, नॉट जस्ट लाइट, ओके. अभी तक अपने को लगता था कि सिर्फ लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर. नहीं, मैटर ऑल्सो हैज़ ड्यूअल नेचर. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ा मैटर होता है, जिसका मास ज़्यादा है, वो वेव, उसमें वेव नेचर जो होता है वो सप्रेस्ड होता है. इट्स वेरी लिटल, मिनिमम, निग्लिजिबल, जो अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते. यू कैनॉट ऑब्जर्व. नो मैटर हाउ फास्ट आई थ्रो दिस पेन, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेव, ओके, अनलेस इट प्रॉबली रीचेज द स्पीड ऑफ द लाइट, ओके. वो एक अनदर थियरी है कि हम बोलते हैं कि एज यू अप्रोच द स्पीड ऑफ द लाइट, द मास डिक्रीजेस and you start to get wave nature. You start to, you know, probably convert into a wave or whatever, right? It's weird. बहुत weird है इसके बारे में सोचना भी, but that is another theory, ठीक है. But is this clear कि हम लोग सही पेज पे है? I want you to fully understand the seriousness of this matter. Yeah, it is serious. So obviously large objects के लिए अगर मैं macroscopic objects लेता हूँ, large objects लेता हूँ, तो इसके साथ जो wavelengths होता है, associated wavelength, they are negligible, they are minimum, okay. इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, इसको अपन नोटिस नहीं कर सकते, ओके. बट अगर मैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाता हूँ, ओके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तो इसके जो वेवलेंथ्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर सिग्निफिकेंटली बिग, ओके. दैट इज मेजरेबल, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ they are very significant, okay. So that's why जो wave nature है, although it is applicable to all matter, okay, but it is only significant when we talk about microscopic things, okay. But matter we are talking about, okay, microscopic matter से this wave nature is actually significant. With macroscopic जो है large objects, it is not significant, okay. They don't actually behave as a wave, although there is a wave associated with it. वेव के जैसा कौन बिहेव करेगा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. टेक अ रिव्यू क्वेश्चन एंड देन वी गोना स्टॉप आफ्टर दिस. रिव्यू क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न इज शोन बाय वेव्स. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सो यहाँ पे देखो, जो वेव नेचर जो होता है, ओके,
इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न अपने को मिलता है। ये अपन ने इसके पहले वाले क्लासेस में देखा था। जिनको ये नहीं मालूम प्लीज़ जाके वो रिकॉर्डिंग्स देखो। इसमें मैंने सिमुलेशन दिखाया था जिसमें तुमको वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स, इनका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न तुमको दिखाया था। सो ये देखो, इसको बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है व्हेन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से जो वेव है वो बेंड होता है, ऑब्जेक्ट से वेव बेंड हो रहा है। एंड दैट इज़ हाउ, अगर कहीं और कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो साउंड मेरे तक आता है। जस्ट इमेजिन ना, मतलब तुम्हारे रूम में हो और उधर कहीं टीवी चल रहा है या कोई, जैसे तुम्हारे पापा ने या मम्मी ने आवाज़ दिया तुमको। सो हाउ डू यू गेट वेव्स ट्रैवल थ्रू द वॉल? इज़ इट पॉसिबल? क्या वेव्स वॉल से ट्रैवल होके तुम्हारे तरफ आ रहे क्या? इज़ दैट पॉसिबल? वेव्स से वहाँ से आ रहे क्या वो? नहीं ना। देर इज़ अ सम गैप, कहीं ना कहीं गैप होती है और वहाँ से वो वेव्स ट्रैवल करते हैं और तुम्हारे कान तक आते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो।